नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमारा सेशन आज सेशन नंबर 20 होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रशिक्षण पर। ट्रेनिंग के बारे में दोस्तों हम कंप्लीटली जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली तो देखिए, ये टॉपिक आज का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में संभवतः सभी थोड़ा बहुत जानते ही हैं, है ना। सभी लगभग थोड़ा बहुत जानते ही है इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, तो उसमें हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है इसको, तो वो एक्सप्लेन करने की जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वही इसके अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, प्रशिक्षण का अर्थ, महत्व, प्रकार और विधियां, इन चारों पॉइंटों पर हम आज का पूरा हमारा सेशन इस पर चारों पॉइंटों पर निर्भर होगा। चारों पॉइंटों पर ही पूरा डिस्कशन आज का होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते अपना सेशन। और शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा एक जरा अगर आप इसको फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि जो नए छात्र हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। इनके लिए बहुत जरूरी दोस्तों, अगर आप में से कोई भी छात्र अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी हो, अगर आप करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ही एक नया प्लेटफॉर्म प्रज्ञान हिंदी के नाम से तैयार कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की जर्नी हमारे साथ बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हैं। और अभी इस चैनल पर दोस्तों हमने संविधान, भारतीय संविधान की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें लगभग 12 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। अर्थात हम संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स तक पहुंच चुके हैं। उस फंडामेंटल राइट्स की क्लासेस अभी चल रही है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एक बार उसे ज्वाइन, एक बार जरूर वहां पर विजिट कीजिए प्रज्ञान हिंदी को। डिस्क्रिप्शन में प्रज्ञान हिंदी की लिंक मिल जाएगी, इस नए चैनल की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर जाकर के अपने जो भी आपकी सेशन है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, उसको देखने का प्रयास करें। सब सब्जेक्ट दोस्तों वहां पर मिल जाएंगे। अभी हम फिलहाल हमने संविधान को स्टार्ट किया है, लेकिन आगे चल करके अभी जियोग्राफी, हिस्ट्री, लगभग सभी सब्जेक्ट हम वहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रज्ञान पर एक अन्य सेशन और स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि ल्यूसेंट जीके का। ल्यूसेंट जीके में जो 11 सब्जेक्ट है, उन सभी 11 सब्जेक्ट को पूरी बारीकियों के साथ में ल्यूसेंट जीके बुक को पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। ठीक है ना। इस सब के अलावा टेलीग्राम पर प्रज्ञान हिंदी का ही एक अन्य टेलीग्राम चैनल भी है, प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से। किस नाम से? प्रज्ञान हिंदी जी के नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से उसे भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रज्ञान की सभी नोट्स, सभी क्लास नोट्स और सभी नोटिफिकेशन आपको वहीं प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब अपना सेशन करते हैं शुरू। आइए, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी थर्ड यूनिट हमारी चल रही है। थर्ड यूनिट के अंदर की सेकेंड टॉपिक हमारा आज का होने जा रहा है, जिसका नाम है प्रशिक्षण। ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में जरूर तैयार कर लें, नोटबुक में जरूर इनको लिख लें। और अगर नहीं लिखना चाहते दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ इसका डाउनलोड करें, नोट्स डाउनलोड करें और इन प्रश्नों को संभाल के रखें। एग्जाम के टाइम पर ये प्रश्न आपके बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन मैं साइड में ही इसलिए हुआ हूं ताकि आप इन प्रश्न वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके और ये सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने से क्या होगा कि आपको ये समझ आएगी कि इस टॉपिक के अंदर जो आज हम एनालाइज करने वाले हैं, इस टॉपिक में हमें क्या क्या और किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करें अपनी आज की जर्नी। चलिए, तो दोस्तों बात करेंगे हम प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग क्या होती है, चलिए इसकी बात हम इसके अर्थ के अंदर करेंगे, ट्रेनिंग को समझेंगे इसके अर्थ के अंतर्गत। तो आज का जो हमारा सारांश है, जो हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं, वो पूरे टॉपिक का सारांश हमारा ये 4 पॉइंटों पर निर्भर करता है, जिसमें अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकार और ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है, जो विधियां हैं, सिद्धांत हैं, उनकी हम बात करने वाले सेशन में। तो 1 बाय 1 करके सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो करते हैं प्रशिक्षण के अर्थ से। ठीक है, क्या होता है प्रशिक्षण का अर्थ? मेरे ख्याल से डाटा काफी ज्यादा मेरे पीछे आने वाला है।
जी हाँ, तो थोड़ी साइज कम कर दें। एक मिनट दोस्तों। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। लगभग आप बिल्कुल कंप्लीटली आप अच्छे से जानते हैं कि प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है। फिर भी कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक तौर पर तो सभी समझते हैं, व्यवहारिक रूप से ट्रेनिंग क्या होती है ये सभी जानते हैं। लेकिन इसको अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें, थ्योरेटिकल रूप से देखें, तो एक कंफ्यूजन हो जाती है कि सर इसको हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे, लिखेंगे इसको। तो दोस्तों देखिए, ट्रेनिंग क्या होती है, इसका व्यवहारिक रूप मैं आपको समझा रहा हूं, और सैद्धांतिक रूप जो है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, जो क्लास नोट से इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, जो आपको लिखा हुआ है। देखिए, प्रशिक्षण मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को जिससे हमें कार्य करवाना है, तो उस व्यक्ति को उस कार्य विशेष के लिए या उस कार्य के लिए तैयार करना ही ट्रेनिंग है। दैट्स ऑल। ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण क्या है, कि व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए तैयार करना ही क्या है, प्रशिक्षण है। लेकिन जब इस प्रशिक्षण की बात हम लोक प्रशासन के अंदर करें, तो अब हम यहां पर कहेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना कार्य पूरी दक्षता के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी शक्ति के साथ कर पाए, इसके लिए ही उस पद के संबंध में उनको शिक्षा देना ही क्या है, प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। तो सरकारी लोक प्रशासन के अंदर सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से संबंधित शिक्षा देना, शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि वो अपना कार्य पूरी कुशलता के साथ कर पाए, यही प्रशिक्षण है, ठीक है। तो इसके बाद में इनकी परिभाषा, दो लोगों ने इनकी परिभाषाएं दी है, एक है मेडेल साहब और दूसरे हैं विलियम साहब, ठीक है। मेडेल ने कहा है कि एक सहयोगात्मक क्रिया के बदले, क्या कहा, शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, यहां पर शब्द बहुत बारीक है, इनके मतलब अर्थ बहुत अंदर से निकल रहे हैं। परिभाषाओं का हमेशा याद रखना, जितनी छोटी परिभाषा उसका अर्थ उतना ही बड़ा होता है ना, और जितनी परिभाषा जितनी बड़ी है उसका अर्थ उतना ही छोटा होता है। तो पहली जो परिभाषा दी गई है मेडल साहब के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि एक सहयोगात्मक जो क्रिया होती है उसके बदले में प्रशिक्षण लोक प्रशासन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। मतलब ये कि मिलजुल कर कार्य करने या फिर एडजस्टमेंट करने की जगह अगर हम प्रशिक्षित कर दे व्यक्ति को, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लोक प्रशासन में, है ना। और वहीं पर विलियम साहब ने क्या कहा है कि प्रशिक्षण जो है वो कर्मचारी की कुशलता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिससे कर्मचारियों की उनकी वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके और साथ ही उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। एकदम सिंपल शब्दों में, कुछ भी उलझन नहीं है इसमें, कंप्लीटली आप अच्छे से इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में अब बढ़ेंगे हम आगे, अब बात करेंगे महत्व की। तो दोस्तों महत्व क्या है यार, देखिए, प्रशिक्षण का महत्व कितना जरूरी है। भाई प्रशिक्षण अगर नहीं होगा तो कितनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, आप व्यवहारिक तौर पर खुद सोच कर देखिए। अगर किसी का अपॉइंट किया गया था किसी पद पर, लगभग अभी से 20 साल पहले, 20 साल से कोई कर्मचारी सरकारी पद पर कार्य कर रहा है, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए समय की नई डिमांड है, तो उस डिमांड की जो पूर्ति होगी, जो फुलफिल होगा, वो कैसे करेगा व्यक्ति, क्योंकि वो तो परंपरागत विधियों को अपना रहा है। जो पुरानी कर्मचारी है 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसका प्रयोग कर रहा है ना। अब चूंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो पुराना व्यक्ति नहीं कर पाएगा यदि उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो समझ रहे ना। तो इसी से एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हो जाता है कि वर्तमान की जो भावी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से प्रशिक्षण का महत्व लोक प्रशासन में बढ़ जाता है। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि भर्ती
भर्ती के द्वारा हम जो बाहर से भर्ती, हमने इससे पहले एक सेशन लिया था, आपको याद होगा, भीतर से भर्ती और बाहर से भर्ती, है ना। भर्ती किस, भीतर से भर्ती अर्थात पदोन्नति के द्वारा, और बाहर से भर्ती अर्थात जो परीक्षाएं होती है उसके द्वारा हम बाहर के व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं पदों के, सरकारी पदों के लिए। तो वो बाहर की भर्ती, तो बाहर की भर्ती की प्रक्रिया के द्वारा हम योग्य और सक्षम व्यक्तियों को रिक्रूट तो कर लेते हैं, पदस्थ तो कर देते हैं हम। लेकिन दोस्तों वहां पर क्या होता है कि वो योग्य होते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, वो कुशल भी होते हैं, कोई संकोच नहीं है, वो सक्षम होते हैं, कोई संकोच नहीं सब में। लेकिन लेकिन जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र की अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो उनकी योग्यता किसी काम नहीं आएगी, है ना। तो जिस क्षेत्र में वो काम करने वाले हैं उस क्षेत्र की जानकारी अर्थात उसकी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के उनका नॉलेज, उनकी योग्यता एक शून्य के समान होगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट में कहा है, नेक्स्ट में कहा है कि आज के समय में वैज्ञानिक प्रगति अत्यंत तीव्रता से हो रही है। विज्ञान बहुत ही तीव्र गति से प्रगति कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नई नई समस्याओं को भी जन्म देगी। तो उन समस्याओं का सामना कर्मचारी कैसे करेगा? तो उन समस्याओं का सामना करने के लिए कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो इन सभी कारणों से ही लोक प्रशासन में प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग का महत्व बढ़ जाता है। क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है दोस्तों? पूरा क्लियर हो चुका है, महत्व पूरा क्लियर है ट्रेनिंग का। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट इसके, जिसमें हम बात करेंगे प्रशिक्षण के प्रकारों पर। तो कितने प्रकार प्रशिक्षण के हैं इस पर चलिए और चर्चा कर लेते हैं। 5 विशेष प्रकार के प्रशिक्षणों पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण, अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण, सेवा से पहले और सेवाकालीन प्रशिक्षण, इसके अलावा विभागीय और केंद्रीय प्रशिक्षण, कौशल और आधारभूत प्रशिक्षण। बेसिकली हम 5 बिंदुओं के माध्यम से 10 प्रकार के प्रशिक्षणों की बात कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो जरूरी है लेकिन एकदम आसान है। अगर मैं ना समझाऊं आपको और सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं तो भी, अगर आपने पहले कभी भी प्रशिक्षण नहीं पढ़ा है और प्रशिक्षण के बारे में आपका नॉलेज जीरो है, तब भी आप इनको अर्थात प्रशिक्षण के प्रकारों को बहुत आसानी से पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट में मैं थोड़ी सी स्पीड लूंगा दोस्तों, अन्यथा अभी प्रशिक्षण की विधियों पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, सेशन ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इस कारण से इन प्रकारों पर हम थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, क्योंकि आप इसको पढ़ के भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बताते हुए चलता हूं, समझाते हुए चलता हूं क्या होता है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक। भाई औपचारिक क्या होगा, अनौपचारिक क्या होगा? तो पहले हम बात करेंगे अनौपचारिक प्रशिक्षण की। अनौपचारिक प्रशिक्षण मतलब ये जिसकी कोई विशेष प्रोसेस ना हो, जिसकी कोई सिद्धांत ना हो, जिसकी कोई प्रक्रिया ना हो, जिसका का प्रशिक्षण किसी कार्यालय में ना हो, किसी विश्वविद्यालय में ना हो, किसी ट्रेनिंग सेंटर में उसका प्रशिक्षण ना दिया जाए, बल्कि वो अपने धीरे धीरे अनुभव के द्वारा कार्य करते हुए ही ट्रेनिंग ले ले, उसी को हम बोलते हैं प्रशिक्षण। जैसे कि एक पुत्र अपने पिता का कार्य अपने आप सीख लेता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो उनका परंपरागत कार्य है उसे एक पुत्र बचपन से देखता आता है, धीरे धीरे उसमें वो ट्रेंड हो जाता है और बड़ा होकर के वो उस कार्य को आसानी से करने लगता है। तो उसे हम बोलेंगे अनौपचारिक प्रशिक्षण। ठीक है, अब वही इसका उल्टा कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका औपचारिक प्रशिक्षण। भाई औपचारिक प्रशिक्षण देना है आपको तो उसके लिए एक विशेष सेंटर होना चाहिए, जिसे हम ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, है ना, या विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो विशेष प्रकार की संस्थाओं में जिनको प्रशिक्षण एक प्रक्रिया के द्वारा एक सैद्धांतिक रूप से इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं औपचारिक प्रशिक्षण। ठीक है, बाकी आप पढ़ के भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण। अल्पकालीन जैसा कि शब्दों से ही आपको समझ आ जाएगा, अल्पकालीन क्या होता है? भाई कम समय में, कम समय के लिए नहीं, याद रखिएगा प्रशिक्षण कभी कम समय के लिए नहीं दिया जाता। कम समय में व्यक्ति को तैयार करना एक विशेष कार्य के लिए। जैसे आपने सुना था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था,
तो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ही कम समय में ली जाने वाला निर्णय था, है ना। तो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो बहुत कम समय में निर्णय लिया गया था उसका, इसलिए उन सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली जो टीम थी हमारी फौजी भाइयों की, उस टीम को बहुत कम समय में ट्रेंड किया था स्ट्राइक करने के लिए, है ना। तो वही हो जाएगी अल्पकालीन प्रशिक्षण, कम समय में उसका प्रशिक्षण देना, जानकारी प्रदान करना। और वही दीर्घकालीन प्रशिक्षण की बात करें तो दोस्तों, दीर्घकालीन प्रशिक्षण का उद्देश्य ही ये होता है कि जो व्यक्ति जिस पद पे कार्य कर रहा है उस पद की और ज्यादा जानकारी उसको प्रोवाइड कंटिन्यूअसली की जाती रहे, ठीक है, जिससे कि वो अपने पद पर रहते हुए अपने कार्य को और सक्षम तरीके से करने लगे। उसको हम बोलेंगे दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय तक ये प्रशिक्षण चलता रहता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको प्रशिक्षित किया जाता रहता है ना, जैसे जब वो अपने पद पर रहता है उस पद के दौरान ही। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है सेवा से पहले और सेवा करते हुए। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो सेवा से पहले जैसे कि यूपीएससी भाई आपसे एग्जाम लेती है, तो क्या पहले आपको पद देती है या फिर आपको मसूरी में जाकर के, लवासना में जाकर के जो है ट्रेनिंग लेनी होती है। मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर है यूपीएससी का, जिसे हम लवासना बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री केंद्र है ना, जहां पर यूपीएससी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। तो वो क्या है, ट्रेनिंग कब होती है, आपको पद देने के बाद में होती है या पद से पहले होती है। भाई पद से पहले होती है ना, जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले आपको मसूरी भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो वो हो गई सेवा से पहले ट्रेनिंग, है ना। और सेवाकालीन की अगर बात करें तो जब आप जॉब कर रहे हैं, जब आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के दौरान जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो सब सेवाकालीन ट्रेनिंग कहलाती है, वो सब सेवाकालीन ट्रेनिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है विभागीय या केंद्रीय प्रशिक्षण। देखिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए विभागीय जो प्रशिक्षण होता है, तो विभागीय जैसा शब्द में क्या, विभागीय प्रशिक्षण मतलब ये कि एक विशेष विभाग का प्रशिक्षण अलग अलग विभागों का के द्वारा, जैसे एक अलग विभाग है, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है ना, एक वित्तीय विभाग है, एक सुरक्षा विभाग है। तो वित्तीय विभाग जो है उसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो वित्त से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। एक सुरक्षा विभाग है तो सुरक्षा विभाग में सुरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये अलग अलग विभागों में जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसको कहेंगे हम विभागीय प्रशिक्षण, है ना। अब एक हो जाएगा केंद्रीय प्रशिक्षण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय प्रशिक्षण मतलब ये होता है कि जिसमें सामूहिक रूप से सभी को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है केंद्रीय लेवल से, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि यूपीएससी के द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण मसूरी में, वही लवासना के अंदर लाल बहादुर शास्त्री केंद्र के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको हम कहेंगे केंद्रीय प्रशिक्षण। क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों कौशल और आधारभूत प्रशिक्षण। कौशल और आधारभूत प्रशिक्षण, देखिए कौशल प्रशिक्षण का मतलब होता है, कौशल प्रशिक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि एक पुलिस अधिकारी को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण देने की जो संस्था होती है वो किस प्रकार का प्रशिक्षण देगी भाई, अपराध संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए, है ना, प्रशिक्षण देगी। इसके अलावा जैसे एक नेक्स्ट मान लेते हैं कि आयकर अधिकारियों के लिए, आयकर टैक्स जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है, तो टैक्स के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण, टैक्स लगाना, है ना, टैक्स वसूलना कैसे है, इन सब की जानकारी का अलग अलग दिया जाएगा। तो ये होता है कौशल, मतलब कि कर्मचारी के कौशल में वृद्धि की जाती है इस प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा, है ना। नेक्स्ट की बात करें आधारभूत प्रशिक्षण की, तो इसमें दोस्तों कौशल नहीं बल्कि उसके मन को विस्तृत किया जाता है। क्या किया जाता है, मन को विस्तृत किया जाता है। किसमें, आधारभूत प्रशिक्षण में। आधारभूत प्रशिक्षण में उसके ज्ञान को नहीं, उसके कौशल को नहीं, बल्कि उसके मस्तिष्क को, उसके मन को विस्तृत किया जाता है, ताकि वो एक 360 डिग्री एंगल से सोच सके। अर्थात जब किसी कोई समस्या उसके सामने आए तो वो उस समस्या का समाधान चारों तरफ देख करके, अर्थात उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री एंगल के साथ में वो सभी समस्याओं का समाधान खोज सके, है ना। इसके लिए उसके मस्तिष्क का विस्तार करना ही आधारभूत प्रशिक्षण का प्रमुख कार्य होता है।
ठीक है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों हम इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, एक अन्य इंपॉर्टेंट पार्ट पर बात करेंगे जिसका नाम है विधियां। क्या है? प्रशिक्षण की विधियां। कि भाई प्रशिक्षण प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधि है, किस किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। अब दोस्तों अगर आपकी अनुमति हो तो एक बार क्लास का टाइम चेक कर लेते हैं, कितनी देर क्लास चल चुकी है। अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम जो है इसको नेक्स्ट पार्ट में, अभी मात्र 20 मिनट्स हुए हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। मुश्किल से 10 मिनट में हम इनको भी कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा लेंदी क्लास नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। चलिए तो दोस्तों बात करेंगे इसमें प्रशिक्षण की विधियों की, कि जो ट्रेनिंग हमको दी जाती है उस ट्रेनिंग की कौन कौन सी प्रोसेस है। तो ये 5 प्रकार की जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इन 5 प्रकार की प्रोसेस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये 5 प्रकार की प्रोसेस के अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होती है। ये 5 प्रोसेस है जिस पर जो है, जिसके माध्यम से प्रत्येक डिपार्टमेंट अपनी अपनी ट्रेनिंग अपने कर्मचारियों को, अपने कर्मियों को प्रदान करते हैं। ठीक है। सबसे पहले सामूहिक प्रशिक्षण। शब्द से ही क्लियर है, सामूहिक प्रशिक्षण। सामूहिक का मतलब क्या हुआ? सभी को एक साथ। जब दोस्तों डिपार्टमेंट में सभी को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाए तो उसी को हम कहते हैं सामूहिक प्रशिक्षण। ठीक है। अभी सामूहिक प्रशिक्षण कब होता है? भाई स्टाफ की बार बार मीटिंग होती है, स्टाफ की मीटिंग होती है तो ये क्या होता है, सब पूरे स्टाफ को एक साथ बुला लिया जाता है, बिठाया जाता है, उसको समझाया जाता है, एक तरह से ट्रेन किया जाता है किसी कार्य विशेष को लेकर के। तो वो भी तो एक सामूहिक प्रशिक्षण हुआ, है ना। कर्मचारियों की सभाएं बैठती हैं, कर्मचारी इकट्ठे होते हैं, तो वो भी एक सामूहिक प्रशिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य पर निर्देश। कार्य पर निर्देश, तो ये क्या होता है दोस्तों? इसमें कर्मचारी को, जो नए कर्मचारी अपॉइंट होकर आते हैं उनको एक ट्रेनर होता है, एक पर्यवेक्षक होता है जो उसकी कार्य की निगरानी करता है, वो उसे बार बार समझाता है, उसे निर्देश देता है। ठीक है। लेकिन जब ऐसे डिपार्टमेंट में नए कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है तो उनके लिए एक अलग से पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि इनके विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, नए कर्मचारियों के विचार और पर्यवेक्षकों के अर्थात ट्रेनरों के जो विचार है आपस में टकराते हैं, इनका आदान प्रदान होता रहता है। तो इस प्रकार से कार्य पर निर्देश का मतलब यही हुआ कि जब नए कर्मचारी आते हैं तो उनको कार्य समझाने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा जो कार्य समझाया जाता है उनको, उसी को हम कार्य पर निर्देश कह सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारा लिखित परिपत्र। लिखित परिपत्र में ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक मेमोरेंडम हो सकता है जिसे हम कार्यालय पुस्तिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यालय पुस्तिका। और इस कार्यालय पुस्तिका में उस कार्यालय से संबंधित सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस संकलित होते हैं। भाई कार्यालय पुस्तिका है तो उस कार्यालय से संबंधित जितने भी कार्यालय के नियम है, जितने कार्यालय के सिद्धांत है, जितने भी कार्यालय के कार्य करने की विधियां हैं, उन सभी नियमों का संकलन उस कार्यालय पुस्तिका अर्थात मेमोरेंडम में समाहित होते हैं, संकलन होता है उसका। ठीक है। उसी को हम कहते हैं लिखित परिपत्र। तो एक इस प्रकार का प्रशिक्षण भी होता है जिसमें कर्मचारियों को लिखित में परिपत्र प्रदान कर दिया जाता है कि भाई आप आराम से घर जाकर के इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इन सभी नियमों को यहाँ पर फॉलो करना है, या जो जिस कार्य के लिए आपको इस डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है उस डिपार्टमेंट में इस कार्य को इस प्रकार से हम करेंगे। उसकी ये पुस्तिका है, पुस्तिका को आराम से पढ़ेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पर बात करें तो नेक्स्ट है परिसंवाद कक्षाएं। परिसंवाद कक्षाएं मतलब एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान करने की भी जो है एक सभाएं होती है। एक जो है एक डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें प्रशिक्षण और प्रशिक्षार्थी दोनों इन विषयों पर जो है विचार विमर्श करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों इसी में अधिसभा। ये क्या होती है अधिसभा? अधिसभा का मतलब ये होता है, अधिसभा का मतलब ये होता है, समझिए कि जो कर्मचारी है जिनको ट्रेनिंग देना है उन कर्मचारियों का छोटा छोटा समूह कर दिया जाएगा। छोटे छोटे समूह में उनको बांट दिया जाएगा। जैसे कि मान लिया 100 कर्मचारी हैं तो उनको 10-10 के समूह में बांट दिया। ठीक है ना। अब उस समूह में एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, उस समूह का सभी समूहों में एक एक अध्यक्ष उन्हीं में से बना दिया जाएगा, एक एक। क्लियर है? फिर उस प्रत्येक समूह को अलग अलग समस्या दे दी जाएगी सुलझाने की।
एक कार्य दिया जाएगा, एक समस्या के रूप में समस्या दी जाएगी और उनसे उनको निर्देश दिया जाएगा कि आप जो है इस समस्या का समाधान लेकर आइए। ठीक है, अब वो सभी समूह अपने अपने कार्य में लग जाएंगे, समस्या का समाधान खोजेंगे और वो सभी समूह में जितने सदस्य हैं वो सभी उस समस्या का समाधान खोज करके अपने अध्यक्ष को देंगे और वो अध्यक्ष जो है फिर पर्यवेक्षक को प्रदान करेगा। इस प्रकार से जो है इस समस्या का सुलझा करके और उनकी जो है इस प्रकार से ही उसको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है ना, कि डायरेक्टली कार्य करवाने के दौरान। ठीक है, एक तरह से सामूहिक प्रकार भी हो गया इसका, सामूहिक प्रकार भी हो गया, लेकिन साथ में ये समूह में कार्य कर रहा है इसलिए सामूहिक प्रकार हो गया, लेकिन ये एक अधिसभा कहलाएगा, है ना। इस प्रकार का प्रशिक्षण क्या कहलाएगा? अधिसभा प्रशिक्षण कहलाएगा। ठीक है, और बाकी स्लाइड में भी दोस्तों आपको एकदम सिंपल भाषा में ही है, एक एक बार पढ़ने से ही आपको ये पूरा क्लियर होता चलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको कंप्लीटली समझ आया होगा, जिसमें हमने चारों तथ्यों पर बात की है, अर्थ परिभाषा के अलावा महत्व, प्रकार और प्रशिक्षण की विधियों, इन पर जो चर्चा की है ये कंप्लीट आपको बिल्कुल समझ आया होगा, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सेशन था ये। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो डाउट उत्पन्न करे, जो समस्याएं उत्पन्न करे, है ना। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने जा रहा है अंदर से भर्ती वाले पार्ट पर, अंदर से भर्ती अर्थात पदोन्नति, प्रमोशन। तो अगला पार्ट हमारा प्रमोशन पर होगा। प्रमोशन पर हम बात करेंगे क्या होती है पदोन्नति, पदोन्नति का पूरा हम एकदम बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। ठीक है, इस सब के अलावा अगर आप नए छात्र हैं तो कृपया करके ध्यान रखें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। लोधा जी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, इसको ज्वाइन करने से यहीं पर आपको सभी नोट्स और सभी क्लासेस की लिंक प्रोवाइड की जाती है। आप परमानेंट इसमें ऐड सेशन हमारे क्लासेस से ऐड हो जाते हैं, परमानेंटली जुड़ जाते हैं। ठीक है, आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर से हो तो थर्ड ईयर तक आप हमारे साथ अध्ययन कर सकते हैं और बीए के बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रज्ञान पर भी मूव कर सकते हैं और बीच बीच में जो भी अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी वो सब हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये सारी जानकारी कहाँ मिलती है? आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपकी अनुमति चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पदोन्नति वाले टॉपिक के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।